गुड मॉर्निंग क्लास। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद प्रिंस सर। हम लोग ज्योमेट्री चैप्टर की बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हम लोग इन सेंटर पढ़ रहे थे। आज हम इन सेंटर की बची हुई प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और लास्ट वीडियो में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो अपन स्टार्टिंग करते हैं उसी क्वेश्चन से। तो देखिए ध्यान देना, क्योंकि क्लास में भी मेरी यही आदत होती है, हम जहां किसी चीज को छोड़कर जाते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग उसके पूरा ध्यान दें। तो आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, हो सकता है कुछ लोगों ने कराओ, मैं एक बार के लिए क्वेश्चन रिवाइंड कर देता हूं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। हमने कोण ए का समद्विभाजक खींचा जो बीसी को डी पॉइंट पर मिलते हैं। एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर खींचा जो एसी को ई पॉइंट पर मिलता है। हम लोग इन सेंटर पढ़ रहे थे। इन सेंटर अंतः केंद्र क्या होता है? इन सेंटर अंतः केंद्र कैसे बनता है? जहां किसी भी ट्रायंगल के तीनों शीर्षों के एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इन सेंटर अंतः केंद्र। तो देखिए ध्यान देना, कोण ए का समद्विभाजक खींच दिया जो बीसी को डी पॉइंट पर मिलता है। कोण बी का समद्विभाजक खींच दिया जो एसी को ई पॉइंट पर मिलता है। अब मैं जब कोण सी का समद्विभाजक खींच रहा हूं तो हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि जो ये सी का एंगल बाइसेक्टर है वो हमेशा इस पॉइंट से निकलते हैं, ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। लेकिन क्लास में जैसा कई बार मुझसे बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ ये जो सर ये बताना, मान लिया कि ये तो आपस में इंटरसेक्ट कर गए, लेकिन कोस सी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो हो सके यहां से निकल जाए या हो सकता है कि यहां से निकल जाता, ये तीनों एक ही पॉइंट पर क्यों इंटरसेक्ट करते? तो हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। देखिए ध्यान देना, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, समझने की कोशिश करते हैं, बड़े अच्छे से समझना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत सारे लोग ये पॉइंट पढ़ते ही नहीं, तो हम लोग इस चीज को समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो हम लोगों ने यहां एक ट्रायंगल बनाया एबीसी। हमने क्या करा, कोण ए का समद्विभाजक खींच दिया जो बीसी को डी पॉइंट पर मिलता है, और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया जो एबी को एफ पॉइंट पर मिलता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि दोनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम इन सेंटर कहते हैं, क्योंकि इन सेंटर अंतः केंद्र होता क्या है? जहां पर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे वो इन सेंटर होगा। तो हमने दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर लिया और मान लिया कि हमारे पास इन सेंटर है। इन सेंटर अंतः केंद्र को सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल खींचा जा सकता है जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। इन सेंटर को सेंटर मानकर एक ऐसा वृत्त खींचा जा सकता है जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता। तो यहां हमने ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो मान लिया कि आई हो गया। अब एक बार के लिए मैं बी को आई से मिला, मैंने बी को आई से मिला दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इन सेंटर है, एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन अगर हम यहां ये प्रूव कर पाए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर आपस में बराबर हैं तो ये हमारे पास क्या इन सेंटर होगा? बी आई हमारे पास एंगल बाइसेक्टर होगा, कह पाएंगे हाँ या नहीं? चलिए, तो हम इस चीज को प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान देना, ये सर्किल यहां पर अगर डी पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है तो ये आईडी हमारे पास सर्किल की रेडियस होगी और ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। सेम यहां पर ये भी मेरे पास क्या होगी? इन सेंटर की रेडियस होगी, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। और हमें पता है कि एक सर्किल की दो जो मेरे पास है रेडियस वो बराबर होगी। सर्किल की त्रिज्या हमेशा क्या होती है? समान होती है। तो ये दोनों आर और आर ये आपस में इक्वल होगी। अब देखिए ध्यान देना, हम कुछ आगे की चीजों का यूज करेंगे यहां पर, तो इसको मैं एक बार आपको साइड में बता देता हूं। ये हमारे पास एक सर्किल और बाहर कोई एक पॉइंट है। सर्किल के बाहर किसी भी बिंदु से अगर सर्किल पर दो स्पर्शरेखाएं खींची जाए, अगर मैं क्या करूं, यहां पर ये एक स्पर्शरेखा खींच और एक ये स्पर्शरेखा खींच जो सर्किल को ए और बी बिंदु पर स्पर्श करती। सर्किल के बाहर किसी पॉइंट P से हमने अगर दो स्पर्शरेखाएं खींची P और PB, तो ध्यान रखना किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो P और PB आपस में क्या होंगी? बराबर। तो देखिए ध्यान देना, ये हमारे पास B पॉइंट है, ये हमारे पास एक सर्किल बन रहा है, इसके बाहर हमने दो स्पर्शरेखाएं खींची, एक BD और एक BF।
तो इन दोनों की लंबाई क्या आपस में बराबर होगी, हम ये कह सकते हैं इस थ्योरम से। ये आगे हम पढ़ेंगे सर्किल के अंदर। तो मैं कह रहा हूं कि BD और BF इनकी लंबाई आपस में क्या है, इक्वल है, कह सकते हैं। अब देखिए ध्यान देना, अगर मेरे पास यहां कोई दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF, दो ट्रायंगल है हमारे पास। भुजा AB बराबर है भुजा DE के, भुजा AC बराबर है भुजा DF के, और भुजा BC बराबर है भुजा EF के। AB बराबर है DE के, AC बराबर है DF के, और BC बराबर है EF के। अगर दो ट्रायंगल की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम, कोंग्रुएंसी। ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम हो गए, तो हम कह सकते हैं कि कोण भी आपस में बराबर होंगे। एंगल A और एंगल D बराबर होगा, एंगल B और एंगल E बराबर होगा, और एंगल C और एंगल F आपस में बराबर होगा। ये कोंग्रुएंसी सर्वांग समता का रूल है, हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान देना, यहां अगर मैं बात करूं ट्रायंगल BDI और इसी के साथ साथ ट्रायंगल BFI में, हमें पता है BD और BF बराबर, ID और IF बराबर है, और BI क्या दोनों में कॉमन है। तो यहां मैं कह सकता हूं SSS, साइड साइड साइड, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांगसम। और दोनों ट्रायंगल अगर सर्वांगसम हो गए तो कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, और ये एंगल अगर बराबर हो गए, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि BI जो लाइन है, ये क्या एंगल बाइसेक्टर होगी, कोण समद्विभाजक होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंगल है। तो हम यहां पर क्या प्रूव कर पाए कि तीनों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, एक ही होता है। ये बात क्लियर हुई? ये बहुत अच्छा पॉइंट था, अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं और अपन आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए अपन इसी में आगे देखते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैं इसको एक क्वेश्चन की तरह से ही समझा रहा हूं कि हमारे पास यहां एक ट्रायंगल है ABC। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। मैंने क्या करा, इस BC भुजा को आगे बढ़ा दिया, इस कोण B का समद्विभाजक खींचा, और ये जो बढ़ा है इस पॉइंट को नाम दे दिया, इस बाह्य कोण ACD का एंगल बाइसेक्टर खींचा। ये एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते, उस पॉइंट को अगर हम नाम दे दे P, तो बताओ ये P पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा। हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, इसमें कोण B का समद्विभाजक खींच दिया, बाह्य कोण ACD का समद्विभाजक खींच दिया। ये जिस पॉइंट पर मिलते हैं, उस पॉइंट को हमने नाम दिया P। तो P पर बनने वाला कोण कितना होगा। देखिए ध्यान देना, अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो P पर एंगल बनेगा, ये होगा एंगल A/2। ये P पर जो कोण बनेगा वो एंगल होगा A/2। ये शीर्ष A पर बनने वाला कोण जितना भी होगा, P पर उसका आधा कोण बनेगा। ये अगर मेरे पास 100 डिग्री है, तो P पर हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 100/2 50 डिग्री। अब मेन चीज ये देखते हैं कि आया कैसे। ये मैं आज चीज आप लोगों को प्रूव करने के लिए भी बोलता हूं कि आप इस वीडियो को रोको और इसको प्रूव करो कि कैसे है। 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी आपको टाइम लगता है। क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज खुद से प्रूव करते हैं, तो हमें खुद को मजा भी आता है उस चीज को प्रूव करने में, और अच्छा भी लगता है, प्राउड फील होता है कि हाँ यार ये चीज हमने प्रूव कर दी। चलिए देखते हैं अपन ये कैसे आया। तो अभी मैं इस डायग्राम को क्लियर करके दोबारा से बना रहा हूं। देखिए ध्यान, हम यहां पर एक ट्रायंगल बना रहे हैं ABC। हमने क्या करा, इस कोण B का समद्विभाजक खींचा और ये आगे बढ़ा दिया, इसको ये पॉइंट D मान लिया। इस बाह्य कोण ACD का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। ये जिस पॉइंट पर मिल रहे, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं P। हमारा मेन काम यहां पर है कि ये वाला एंगल P फाइंड करना। अब देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है, तो मुझे यहां पर बताना है ये पूरा कोण अगर B है, तो ये जो आधा कोण बना,
ये क्या b/2 होगा। ये जो बाह्य कोण हमारे पास बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये जो बाह्य कोण बना, मुझे बताओ बाह्य कोण क्या अंतर्भिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। ये एंगल ए प्लस बी के बराबर होगा पूरा कोण। यहां पर मैंने उसका एंगल बाइसेक्टर खींचा है, तो ये जो आधा कोण बनेगा ये क्या एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 होगा। हाँ या नहीं। तो अब देखिए ध्यान देना इस वाले ट्रायंगल के अंदर BCP के अंदर BCP के अंदर मैंने क्या करा, इसकी भुजा BC को आगे बढ़ा दी। तो ये इस वाले ट्रायंगल का, जिसको मैं ब्लू लाइन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये उसका बाह्य कोण हुआ। बाह्य कोण अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाले एंगल को अगर मैं अल्फा नाम दे देता हूं, तो अल्फा और b/2 का सम क्या a/2 प्लस b/2 के बराबर होगा। अल्फा प्लस एंगल b/2 बराबर क्या एंगल a/2 प्लस एंगल b/2। यहां से b/2 से b/2 कैंसिल, तो एंगल अल्फा हमारे पास क्या जाएगा एंगल a/2। हाँ या नहीं। तो इस वाले एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी a/2, शीर्ष a पर बने कोण का आधा। अब ये हमने इस तरह से प्रूव करा, हम चाहे तो इसको और भी तरह से प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखिए ध्यान देना, अगर ये नहीं समझ आया हो तो वीडियो को रिमाइंड करके वापस से देखो, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी किसी को अगर नहीं समझ आता तो उसके लिए दूसरा तरीका हम और देखते हैं। देखिए ध्यान देना, मैं इसको हल्का सा यहां से क्लियर कर रहा हूं। हमने अभी देखा कि हमारे पास ये ट्रायंगल एबीसी के अंदर ये बाह्य कोण, तो बाह्य कोण की वैल्यू क्या एंगल ए प्लस बी के बराबर होगी। तो ये जो पूरा कोण ए प्लस बी के बराबर, तो ये आधा जो कोण होगा ये क्या a/2 प्लस b/2 के बराबर होगा। हाँ या नहीं, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, ये जो पूरा कोण था ये वाला अंदर वाला, ये क्या एंगल C था। तो यहां अगर हम बात करें ट्रायंगल BCP में इसके तीनों अंतः कोणों का योग क्या 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल तो कितना हुआ b/2। ये जो पूरा कोण ये अंदर वाला, ये हमारे पास क्या एंगल C प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल a/2। और तीसरा कोण जो हमें फाइंड करना है उसको अगर हम अल्फा नाम दे दें, प्लस अल्फा, इन सब का सम क्या 180 डिग्री होगा। हाँ या नहीं। अब देखिए ध्यान देना, b/2 प्लस b/2 को क्या मैं b कह सकता हूं। तो एंगल b प्लस एंगल C प्लस एंगल a/2, अगर मैं इसमें a/2 और जोड़ दूं और a/2 घटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री। एक a/2 तो पहले से ही था, मैंने a/2 जोड़ दिया और a/2 घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन a/2 प्लस a/2 कितना बन गया एंगल a। तो एंगल b प्लस एंगल C प्लस एंगल a माइनस एंगल a/2 प्लस अल्फा बराबर 180। अब a प्लस b प्लस C, ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इन तीनों की जगह हम क्या 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये 180 डिग्री से ये 180 डिग्री कैंसिल, और माइनस का a/2 उधर जाती प्लस का, तो अल्फा बराबर क्या जाएगा एंगल a/2। इससे बेस क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको समझा। ये क्लियर हुआ। अब शायद आप ऐसा डायग्राम देखते ही बता दोगे कि अल्फा क्या होगा, इस बनने वाले कोण का आधा होगा। चलिए अपन आगे देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इन सेंटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सबसे पहले हमने इन सेंटर पर बनने वाला कोण पढ़ा था 90 डिग्री प्लस सामने वाले शीर्ष पर बनने वाले कोण का आधा। इन सेंटर अंतःवृत्त की त्रिज्या पढ़ी थी। अलग अलग ट्रायंगल्स के अंदर इन सेंटर की पोजीशन देखी थी। फिर हमने पढ़ा था बहिर्केंद्र एक्स सेंटर। तो बहिर्केंद्र के लिए हमने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी, एक बार रिमाइंड करवा देता। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ये हमने इस भुजा AB को आगे बढ़ाया, ये हमने भुजा AC को आगे बढ़ाया।
इस कोण का समद्विभाजक खींचा, इस कोण का समद्विभाजक खींचा, इनके एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम कहते हैं P। यहां हम इसको अगर P नाम दे दें तो हमने पढ़ा था कि एंगल BPC हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री माइनस सामने वाले शीर्ष पर बनने वाले कोण का आधा। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं कहूं कि इस P पॉइंट को मैं सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल खींचता हूं जिसकी इन भुजाओं को स्पर्श करे, या अगर हम कह देते हैं कि हमने एक इस तरह का सर्किल खींचा जो इसकी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो यहां हम ये जो जिस पॉइंट पर स्पर्श कर रहे हैं इस दूरी को अगर हम रेडियस R1 मान ले, तो ध्यान रखना R1 की वैल्यू डेल्टा अपॉन S माइनस E यू। R1 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। ये शीर्ष है सामने वाला, इसलिए S माइनस ए। अगर मैं यहां पर जैसे अगर मैं कहूं इसकी इस भुजा को बढ़ाता, इसकी इस भुजा को बढ़ाता और यहां एक सर्किल बनाता, ध्यान देना बना नहीं रहा हूं, प्रॉपर समझाने के लिए कि यहां जो मेरे पास बनेगा उसकी जो रेडियस होगी, अगर मैं उसको R2 कहता हूं तो R2 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा अपॉन में S माइनस बी, क्योंकि इसके सामने वाला शीर्ष है B। सेम इसी तरह से अगर इस भुजा को बढ़ाऊं, इस भुजा को बढ़ाऊं और यहां पर कोई बाहर मेरे पास वृत्त बनाऊं, उसकी रेडियस को अगर R3 कहूं तो R3 की वैल्यू होगी डेल्टा अपॉन S माइनस इसके सामने वाला शीर्ष C। तो R3 की वैल्यू डेल्टा अपॉन S माइनस C। मेन चीज ये है कि ये आया कैसे। सबसे पहली बात तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, आजकल एसएससी इस पर बेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमें मेन यहां पर ये प्रॉपर्टी याद तो रखनी है, साथ में ये भी देखना है कि आया कैसे। तो देखिए ध्यान देना, यहां पर सेम वही आप प्रोसेस करो, आप कोशिश करके देखो कि ये आया कैसे वीडियो को रोककर। लेकिन मुझे पता है अगर 100 लोग वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से 2, 3 या मुश्किल से 5 लोग ऐसे जो होंगे जो कह पाएंगे कि हमें ये आ गया। अब मैं आपको सिखाता हूं कि ये आया कैसे। तो इसमें डायग्राम को क्लियर कर रहा हूं। इसको हम समझते हैं कि ये फॉर्मूले हमारे पास आए कैसे। देखिए यहां मैं ट्रायंगल बना रहा हूं ABC। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC। अब मैंने इसकी इस BC भुजा को आगे बढ़ा दी, इसकी भुजा BA को आगे बढ़ा दी, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं इसको नाम दे दिया P। तो इस P को हमने एक सेंटर मानकर एक ऐसा वृत्त खींचा जिसकी इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। P को सेंटर मानकर एक ऐसा वृत्त खींचा जो इसकी इन भुजाओं को स्पर्श करता है। तो यहां पर मुझे क्या करना है, इस वृत्त की अगर त्रिज्या को, रेडियस को अगर मैं R2 कह रहा हूं तो मुझे R2 की वैल्यू निकालनी है कि क्या। देखिए अच्छे से समझने की कोशिश करता, ये यहां पर स्पर्श कर रहा है ये R2, ये यहां पर स्पर्श कर रहा है ये R2, और ये यहां स्पर्श कर रहा है ये भी हमारे पास क्या हुआ R2। ये हमारे पास एंगल कितने होंगे 90 डिग्री, क्योंकि हमें ये पता है कि सर्किल का सेंटर से यहां पर ये जो भुजाएं स्पर्श कर रही है, यहां पर इसकी जो रेडियस होगी वो हमेशा क्या करेगी 90 डिग्री का कोण बने। अब हमें इस R2 की वैल्यू चाहिए कि क्या होगी। देखिए ध्यान से अच्छे से समझना, मैं इस B पॉइंट को P से मिला देता हूं, इस B पॉइंट को मैं इस P पॉइंट से मिला देता हूं। ये मैंने इसको मिला दिया। अब देखिए ध्यान देना, यहां अगर मेरे को ट्रायंगल BPC इसका अगर एरिया चाहिए, मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल BPC, इसका अगर हम एरिया निकालें, आप लोगों को ध्यान है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि ट्रायंगल की हाइट उससे बाहर हो सकती है ट्रायंगल से। कौन से वाले ट्रायंगल की बात करें हम, BPC, ये वाला ट्रायंगल। ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल।
तो ये क्या हुआ, शीर्ष P से इसके सामने वाली भुजा पर लंब डाला, तो हाइट तो कितनी होगी 8, और शीर्ष A के सामने वाली भुजा स्मॉल a, B के सामने वाली भुजा स्मॉल b और C के सामने वाली भुजा स्मॉल c। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ट्रायंगल BPC का एरिया क्या 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या A इंटू R2 आ जाएगा। ट्रायंगल BPC शीर्ष P से सामने वाली भुजा पर लंब डाला, तो हाइट तो कितनी होगी 8 और सामने वाली भुजा क्या है BC, तो हमारे पास ये पॉइंट A आ गया। अब अगर मैं इस पॉइंट को Q नाम दे दूं और इस पॉइंट को R नाम दे दूं, तो बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि सर बेस BQ क्यों नहीं लिया। बेस BQ लेने का मतलब होता मैं इस पूरे ट्रायंगल BPQ इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं बात तो किसकी कर रहा हूं, BCP की। तो ट्रायंगल BPC का एरिया 1/2 A इंटू R2। सेम इसी तरह से अगर हम यहां पर ट्रायंगल BPA का एरिया निकालें, ट्रायंगल BPA का एरिया निकालें, कौन से वाला ट्रायंगल, ये ऊपर वाला, इसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। तो इस वाले ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूं, तो शीर्ष P से सामने वाली भुजा पर लंब डाला वो R2 और सामने वाली भुजा क्या है B, जिसकी लंबाई कितनी है C, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 1/2 इंटू के अंदर C इंटू में R2 कहा जा सकता है। अब अगर मैं इन दोनों एरियाओं में से ये वाला एरिया, अगर जिसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूं वापिस से, इसका एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास सिर्फ इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं ट्रायंगल एसीपी का एरिया, तो शीर्ष P से सामने वाली भुजा पर जो हमने ये लंब डाला, ये हमारे पास इसकी लंबाई कितनी है 8 और बेस इसका कितना है B, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा -1/2 B इंटू में क्या आ जाएगा 8 कहा जा सकता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा ट्रायंगल ABC का एरिया कह सकते हैं। तो ट्रायंगल ABC के एरिया को हम डेल्टा से दिखाते हैं, तो यहां डेल्टा लगाते हैं, तो डेल्टा बराबर यहां पर अगर मैं R2 कॉमन ले लूं, R2 अगर मैं कॉमन ले लूं, तो मेरे पास यहां क्या A/2 प्लस C/2 माइनस में B/2 आ गया, हाँ या नहीं। डेल्टा बराबर मेरे पास ये आ गया, तो डेल्टा बराबर अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं R2 इंटू में A/2 प्लस C/2 प्लस B/2 माइनस B/2 और माइनस B/2। देखिए ध्यान देना, मेरे पास A/2 प्लस C/2 माइनस B/2 तो था ही, मैंने उसको तो वैसे का वैसा लिख दिया, एक बार B/2 जोड़ दिया और एक बार B/2 घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर ये मेरे पास क्या बना, डेल्टा बराबर R2 इंटू A प्लस B प्लस C/2 माइनस में B/2 तो क्या B बन गया। अब A प्लस B प्लस C/2 क्या सेमी पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप, तो इसको हम क्या S कह सकते हैं, तो R2 इंटू S माइनस B, तो यहां से R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी डेल्टा अपॉन S माइनस B कहा जा सकता है। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्याई, सॉरी बाह्यवृत्त, इसकी जो त्रिज्याई वो क्या है डेल्टा अपॉन S माइनस B, यहां लिया तो S माइनस B, ये लेते तो S माइनस A और ये वाला लेते तो S माइनस C। तो इसको अच्छे से याद रखना, यह आपके बहुत काम की चीज है, इस पर बेस क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। तो हम लोगों ने इन सेंटर लगभग कंप्लीट कर लिया, इस पर जो बेस क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे आगे, अभी हम सिर्फ इसका थ्योरी का पोर्शन पढ़ रहे हैं। तो इन सेंटर में मेनली जो हमने पढ़ा उसको मैं एक बार रिवाइंड करवा देता हूं। हमने पढ़ा इन सेंटर पर बनने वाला कोण 90 डिग्री प्लस सामने वाले शीर्ष पर बनने वाला कोण उसका आधा, फिर हमने पढ़ा अंतःवृत्त की त्रिज्या R बराबर डेल्टा अपॉन S, फिर हम लोगों ने उसकी पोजीशन पढ़ ली, फिर हम लोगों ने यहां पर देख लिया इसकी बहिर्वृत्त बाह्यवृत्त जो हमारे पास बन रहा है उसकी रेडियस के बारे में। क्लियर है आप सब लोगों को? चलिए यहां तक पढ़ते हैं हम, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट सेंटर पढ़ेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से मेहनत करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों को अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।